हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। तो इस बच्चों फर्स्ट जो चैप्टर है ये है समुच्चय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेट्स। ठीक है, समुच्चय। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड टॉपिक हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, कि समुच्चय कहते किसे हैं। तो ये लिख लेते हैं समुच्चय। तो बच्चों जो इसकी डेफिनेशन है वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह जानते हैं ना, कलेक्शन। तो क्या मतलब उसका, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, मतलब हम क्या कर लें, कुछ वस्तुओं को संग्रह कर लें, मतलब कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसको, लेकिन इसमें एक शब्द है बच्चों जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये शब्द लिखा ना, सुपरिभाषित। तो समुच्चय हम केवल ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट तुमने कर लिया और उसको ही हम समुच्चय कह देते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड बच्चों इस डेफिनेशन में सुपरिभाषित है। अगर वो संग्रह, जो भी हम कलेक्शन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो क्या है, अच्छी तरीके से परिभाषित है, ठीक है, परिभाषित है, वो अस्पष्ट नहीं है। ठीक है ना, मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट होना चाहिए वो, और अस्पष्ट नहीं है। मैं उदाहरणों से तुम्हें समझाऊंगा कि मैं ये अस्पष्ट या स्पष्ट या परिभाषित, सुपरिभाषित, ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, कौन सुपरिभाषित होता है, कौन सुपरिभाषित नहीं होता है। अब दूसरा बच्चों, यहाँ पे मैं बात करूँगा वस्तुओं की। ठीक है ना, तो संग्रह के अंदर जो चीज़ें होंगी उनको हम सामान्य भाषा में, मैं भी वस्तु बोल रहा हूँ, लेकिन हम जो वस्तुओं के अलावा जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, वस्तुओं के अलावा इसको हम अवयव भी कहते हैं या इसके सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो संग्रह के अंदर जो चीज़ें होती हैं बच्चों, उनको क्या बोलते हैं, या तो वस्तुएं कहेंगे, या कहेंगे अवयव कहेंगे, या क्या कहेंगे, सदस्य। हम अवयव शब्द का प्रयोग हम ज़्यादा हम करेंगे कि जो भी समुच्चय है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, उनको, जो भी वस्तुएं हैं, उनको हम क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये कलेक्शन बच्चों जो संग्रह है, ठीक है, ये किस किस चीज़ का संग्रह ये हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, संग्रह ऐसे नहीं कि तुमने कोई बस सामान लिया और उसको, उसी का संग्रह हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का संग्रह हो सकता है वो। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण हम इसके देखते हैं, एग्जाम्पल्स, तो उससे हम समझेंगे कि क्या सुपरिभाषित, कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो जैसे हम एक बच्चों ले लेते हैं, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का स्वरों का संग्रह, बल्कि समुच्चय भी नहीं लिखता हूँ, लिखता हूँ स्वरों का संग्रह। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, तो तुम्हें पता ही होगा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, उनका अगर हम संग्रह ले लें तो क्या मतलब, उनको कलेक्ट अगर हम करके लिखें उन्हें, तो क्या वो समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो, ए पता होगा तुम्हें, ई, और क्या होता है आई, और क्या होता है ओ, और क्या होता है यू, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों ये सुपरिभाषित है, मतलब अच्छी तरीके से परिभाषित है, हमें पता है यही क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई संदेह है कि ये नहीं होते हैं, यही तो होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, तो वो वाले सारे के सारे जो संग्रह हैं वो क्या कहलाएंगे, समुच्चय कहलाएंगे। तो बच्चों इस वाले को ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना, ये संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये समुच्चय होगा। ठीक है, क्यों है समुच्चय, क्योंकि इसमें कोई भी अस्पष्ट चीज़ नहीं है, ये स्पष्ट है बिल्कुल कि यही क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं। मतलब मैं किसी, अगर कोई भी अगर बताएगा तो ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि ए बी सी डी होते हैं, कोई बोलेगा डी ई एफ होते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सबके लिए ये यही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह बच्चों वही संग्रह होता है जो कि सबके लिए एक जैसा आंसर उसका होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा कोई आंसर बोल रहा है, कोई तीसरा कोई अलग आंसर बोल रहा है, चौथा कोई अलग आंसर बोल रहा है, कैसे। ठीक है ना, कैसे, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये तो समुच्चय था,
ठीक है, ये वाला तो समुच्चय था। मैं एक अब ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जो समुच्चय बच्चों समुच्चय ना हो, ठीक है, तो उससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों जो नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा है कि विश्व के 5 सर्वाधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगर हम कलेक्शन करेंगे 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक, तो ये इस तरीके से वर्ड लिखा है। तो अब ये भी तो कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन ना संग्रह, हम इसमें भी कुछ चीज़ों को रखेंगे, 5 को रखेंगे हम, ठीक है। लेकिन अब ये भी क्या समुच्चय कहलाएगा, मतलब हर संग्रह समुच्चय कहलाता है। मैंने बताया था जो सुपरिभाषित होता है, अच्छे तरीके से परिभाषित हो जाए, जो स्पष्ट होता है। तो इसमें क्या चीज़ दिक्कत है, जो ये संग्रह ना हो, मतलब जो समुच्चय ना हो। तो बच्चों इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि विश्व के 5 सर्वाधिक खतरनाक जानवर बोले ना, तो इसमें ये है बच्चों कि अगर मैं मान लो एक बच्चे से पूछता हूँ कि 5 सर्वाधिक खतरनाक जानवरों के नाम लिखो, तो वो 5 लिख देगा। दूसरे से कहता हूँ वो भी लिख देगा, तीसरे से लिखता हूँ। लेकिन जब हम मैच करेंगे ना बच्चों उनके आंसर, तो वो अलग अलग आएंगे। मतलब किसी के लिए कोई खतरनाक होगा, किसी के लिए कोई खतरनाक होगा, किसी के लिए कोई खतरनाक होगा, ठीक है। या किसी को खतरनाक जानवरों में किसी के कोई नाम किसी को ध्यान होंगे, किसी कोई दूसरा नाम ध्यान में आएगा, ठीक है। तो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होंगी कि अब 5 ही बोलने हैं, क्योंकि ठीक है, हो सकता है खतरनाक जानवर तो 5 के अलावा भी होते हों, 10 होते हों, 20 होते हों, लेकिन उसे 5 ही रखने, तो वो कोई 5 रखेगा जिसको लगेगा कि सबसे ज़्यादा यही 5 होते हैं। दूसरा वाला किसी अलग 5 को रखेगा, तीसरा वाला किसी अलग 5 को रखेगा। तो बच्चों ये स्पष्ट नहीं है, मतलब इसमें क्या हो गया, जो ये खतरनाक शब्द है ना, ठीक है ना, इसकी वजह से क्या हो गया, ये एक तरीके से अस्पष्ट हो गया है। मतलब हमें क्लियर नहीं है कि कौन से जानवर हैं। तो इस टाइप की कभी भी चीज़ें आती है ना, तो इन वर्ड से भी तुम समझ जाओगे कि जैसे बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किसी भी चीज़ के लिए, जैसे प्रसिद्ध 5 सबसे अधिक प्रसिद्ध गणितज्ञों के नाम, तो गणितज्ञों के नाम में 5 गणितज्ञों के नाम, वो भी प्रसिद्ध। जब प्रसिद्ध शब्द आ गया तो तुम सीधा सीधा समझ जाओ कि प्रसिद्ध में सबके अलग अलग व्यू होंगे, ठीक है ना, कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को रखेगा। तो इस प्रकार के संग्रह बच्चों समुच्चय नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड तुम्हें कभी भी मिलेंगे जिससे कि स्पष्ट नहीं हो पाती है बात, ठीक है, क्लियर नहीं हो पाती है, तो ये क्या होता है, समुच्चय नहीं होता है। तो बच्चों ये समुच्चय नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से कोई इसको कहेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं तुम्हें एक और चीज़ भी बता दूं। अब तुम इसमें जैसे ये है, ये समुच्चय इसलिए था ना कि इसका एक स्पेशल आंसर ये। अब मैं एक चीज़ बोलता हूँ, भारत की, ठीक है ना, भारत की सभी नदियों का समुच्चय। अगर मैं ये बोलूं भारत की सभी नदियों का समुच्चय, तो बच्चों का संग्रह, ये बार बार समुच्चय लिख दे रहा हूँ मैं गलती से, भारत की सभी नदियों का संग्रह। तो भारत की अगर सभी नदी हैं उनका मैं संग्रह करता हूँ, ठीक है ना, उनको हम लिखते हैं, भारत की सभी नदियों का संग्रह हम देखते हैं। तो बच्चों क्या वो क्या होगा, समुच्चय होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब तुम में से कई सारे बच्चे ये बोल सकते हैं कि भारत की सभी नदियों का तो नाम हमको याद ही नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर तो हमें फिर भी पता थे, AEIOU होते हैं, लेकिन भारत की नदियों के तो कुछ के तो हम बता देंगे, कुछ के हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो बच्चों तुम्हें नहीं आते हैं बस खाली, ठीक है ना, तुम्हें आते नहीं, लेकिन नदी तो स्पेशल, नदी तो उतनी जितनी हैं उतनी होंगी, ठीक है ना। जितनी भी जो नदियाँ भले ही तुम्हें ना आती हों, तुम्हारे ना आने से वो नदियाँ ख़त्म थोड़ी हो गई हैं, ठीक है। तो नदी तो वो हैं ही अभी भी, इसका मतलब है कि वो नदी वही रहेंगी, ठीक है ना, भले ही तुमको नहीं आता हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है बच्चों जो तुम्हें ना पता हो, ठीक है, लेकिन इसका इतना तुम्हें पता है कि जो भी वो हैं, ठीक है ना, वो भले ही तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो तुम जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके बेस पे आसानी से तुम बता दोगे कि कौन से समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय नहीं हैं, ठीक है। इससे हर एक से रिलेटेड तुम्हें कुछ ना कुछ एग्जांपल मिलेगा, जैसे ये वाला है, इस वाली कंडीशन वाला, इस वाली कंडीशन वाला, ऐसे ज़रूर तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ऐसा इस टाइप का मैंने दे दिया कि जो तुमको नॉलेज नहीं है, मतलब नहीं पता है, ठीक है। लेकिन तुमको नहीं पता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी नदियाँ फिर भी वही रहेंगी, ठीक है ना, तुम्हारे लिए भी वही रहेंगी, ठीक है ना, तुम्हारे साथ के दूसरे बच्चे के लिए भी वही रहेंगी, तीसरे के लिए भी वही रहेंगी वही, नदियाँ नहीं बदलने वाली हैं।
तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नदियाँ नहीं बदलने वाली हैं। तो बच्चों ये भी क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, ये भी समुच्चय होता है। कई बार हमें पता नहीं होता है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या होता है, वो समुच्चय होता है, जबकि उसमें इस तरीके की बात नहीं की गई है। अगर इसी में भारत की सभी नदियों का संग्रह में एक चीज़ जोड़ दिया जाए कि भारत की सबसे अच्छी नदियों का समुच्चय, ठीक है, सबसे स्वच्छ नदियों का समुच्चय, जब इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं ना बच्चों, जैसे खतरनाक हो गया, ठीक है, सबसे विख्यात प्रसिद्ध हो गया, ठीक है, सबसे स्वच्छ हो गया, तो अब ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन हो गया कि सबसे स्वच्छ नदी का संग्रह। अब स्वच्छ कौन कौन सी हैं, उसका कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है स्वच्छ की फ़िलहाल, ठीक है ना। सबसे स्वच्छ कौन कौन सी है, कुछ ढंग से कोई बोलेगा स्वच्छ, किसी को बोलेगा, कोई किसी को बोलेगा स्वच्छ, ठीक है ना। तो इस टाइप की कैटेगरी जो खतरनाक वाली, ठीक है ना, विख्यात वाली, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ऐसे वर्ड भ्रम पैदा करते हैं, ठीक है। ये कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें। तो अभी भारत की अगर सभी नदियों का संग्रह अगर बात आएगा तो नदियाँ तो एक स्पेशल संख्या उनकी है, स्पेशल उनके नाम पूरे के पूरे नदियों के हैं। भले ही हमें सारी की सारी नदियों के नाम नहीं पता, लेकिन वो क्या होगा, समुच्चय होगा। तो ऐसा नहीं कि हमें नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की तो वो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये समुच्चय हमने आज पढ़ा है कि समुच्चय किसे कहते हैं। जो समुच्चय के बारे में अभी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ मैथ्स में जो समुच्चय यूज़ होते हैं, ठीक है ना, मैथ्स में काफ़ी सारे जो समुच्चय हम विशेष रूप से जिनका प्रयोग किया जाता है गणित में बहुत ज़्यादा, वो समुच्चय हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक बच्चों है एन, ठीक है ना, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, एन, जो अभी मैं आगे भी तुम्हें बताऊँगा, ठीक है ना, समुच्चय के बारे में। समुच्चयों को हमेशा बच्चों कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही व्यक्त किया जाता है। अगर तुम किसी समुच्चय को कभी मानोगे ना, ठीक है, दरअसल समुच्चय को कैसे लिखा जाता है ये सब अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, किस किस रूप में उन्हें लिखा जाता है, 2 रूपों में उन्हें लिखा जाता है, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तो इसलिए मैं वहाँ पे भी सब चीज़ें बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ये है कि कोई भी समुच्चय ना, अगर तुम उसे कोई नाम देना चाह रहे हो ना, तो हमेशा कैपिटल लेटर में उसे नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कोई समुच्चय हमने नाम देना है तो उसे कैपिटल लेटर में दिया जाता है। तो कुछ स्पेशल जो समुच्चय मैथ्स में चलते हैं बच्चों, उनको हम एन सबसे पहले समुच्चय देखते हैं बच्चों। ये एन जो समुच्चय होता है, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हो सकता है तुमने कई सारे पिछली क्लासेस में भी पढ़े हो, मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये तुमने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएँ किन्हें कहते हैं, पूर्णांक संख्याएँ किन्हें कहते हैं। बाकी अब उनके समुच्चय को क्या नाम दिया जाता है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या दिया जाता है बच्चों, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चों कि आगे चल के क्या होता है, आगे चल के ये होने वाला है कि बार बार ये लिखा नहीं जाएगा कि ये प्राकृत संख्याएँ हैं या ये पूर्णांक संख्याएँ हैं, ये वास्तविक संख्याएँ हैं। कई जगह पे खाली क्या लिख देते हैं, कैपिटल एन लिख देंगे वो, ठीक है ना। आगे पूरे अभी भी जो तुम 11th में पढ़ोगे, अब अभी तुम 12th में पढ़ोगे, तो वो क्या करेंगे, खाली एन लिख के छोड़ देंगे। तो मैं उसके कैपिटल एन से ही समझ जाना है कि ये किसकी बात करी है उन्होंने, प्राकृत संख्याओं की बात करी है। तो और प्राकृत संख्याएं क्या होती है ये तुम्हें पक्का, तुमने जो पिछली क्लासेस तुम्हारे हैं उनमें ज़रूर पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। फिर भी हम देख लेते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं बच्चों क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, 1 से, ठीक है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 इस तरीके से चलती हैं, डैश 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 अनंत तक ये चलती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो गई, प्राकृत संख्याएं बच्चों हो गई, ठीक है, ठीक है। लास्ट में मतलब कहाँ तक, अनंत को, ये अनंत का मतलब होता है हम जो ये साइन लिखते हैं ये, क्योंकि इसका एंड तो कुछ होता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर हमेशा लिखा जाता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे ख़त्म भी होते हैं, तो मान लेते हैं कि एक नंबर ये है अनंत, ठीक है ना। ये कुछ होता नहीं है, एक मानने के तौर पे हम इसे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम कौन सा लेंगे, नेक्स्ट है जेड, ठीक है बच्चों। जेड जो होता है वो पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांक भी तुमने पक्का पिछली क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। ये तो थी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत में
पॉजिटिव में धन में 1 2 3 4 5 ये इस तरीके की संख्याएं आती है। पूर्णांक का मतलब हो गया पूर्ण अंक, मतलब पूरा पूरा अंक। तो पूरे पूरे अंक में बिल्कुल यही आएगा अभी भी 1 2 3 4 5, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आएगा कि अभी यहाँ पे अगर पूरा पूरे अंक की बात करें तो पूरा पूरा अंक मतलब बटे में नहीं चाहिए, दशमलव में नहीं चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है माइनस वाले भी तो आ सकते हैं, वो भी तो पूरे पूरे ही होते हैं। और एक संख्या और होती है शून्य, वो भी तो पूर्णांक में आ सकती है। तो बच्चों इसमें जो आती हैं संख्याएं वो कौन कौन सी होती हैं? होती है 1 2 3, ये तो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ये जो प्राकृत संख्याएं ये भी अपने आप में पूर्णांक तो हैं सारी की सारी, ठीक है ना, ये तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा जो माइनस में संख्याएं होती हैं, ठीक है, माइनस की हैं, ये सारी भी क्या होती हैं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और ये शुरू कहाँ से होती है? माइनस अनंत से, और कहाँ पे ख़त्म होती हैं? प्लस अनंत तक ये जाएंगी, ठीक है ना। तो माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक, ये हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक, लेकिन नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी इसमें आएगा, ठीक है। इसमें जबकि जीरो नहीं आता है, नेगेटिव संख्या भी नहीं आती, प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब के सब, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्यू, ठीक है। क्यू बच्चों होता है, बिल्कुल तुमने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में, मेरे ख्याल से 9th में तुमने पक्का पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये संख्याएं सारी। तो नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। बच्चों परिमेय संख्या का समुच्चय अगर हम बोलें तो उसे प्रदर्शित किया जाता है क्यू से, ठीक है। ये बिल्कुल तुम्हें याद रखना है कि प्राकृत संख्या का n से होता है, तो धीरे धीरे तुमको ये खुद से याद होते भी जाएंगे क्योंकि आते भी रहेंगे आगे चल के, ठीक है। खासकर ये n बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बच्चों, z भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, q थोड़ा कम यूज़ होता है। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे r, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्याएं भी तुमने पढ़ी होंगी बच्चों। परिमेय संख्याएं कौन सी होती थी? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता था, जहाँ पे p तथा q क्या होती थी? पूर्णांक संख्याएं होती थी। मतलब जैसे कि 2/3, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। 5/4 कैसी हो गई? परिमेय संख्या, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ठीक है। बस जो नीचे वाला पूर्णांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं खाली 7 लिख दूं तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 को कैसे लिख सकते हैं हम? कई बार यही कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चे बस खाली बटे वाली जो संख्याएं होती हैं बस ये रटा हुआ रहता है p/q p/q, बस जो बटे वाली होती हैं बस उसको बोल देंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और नॉर्मल ऐसे संख्या आज लिख देंगे तो बोलेंगे नहीं ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी परिमेय है बच्चों। दरअसल 7 है ना, जो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7/1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो इसको क्या इसके रूप में लिखा नहीं जा सकता? 7 को लिख सकते हैं 7/1, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ठीक है। जहाँ p तथा q पूर्णांक होने चाहिए थे, ठीक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक। तो बच्चों इस तरीके से जो भी परिमेय संख्याएं इस टाइप की होती हैं, माइनस अनंत से अनंत तक, ये सब इनका समुच्चय हो जाता है, ठीक है। बच्चों लास्ट जो इसमें है वो है r, ठीक है। ये है बच्चों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें बच्चों तो वास्तविक संख्याओं में लगभग बच्चों सारी ही संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? सारी संख्याएं आती हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में ना, वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आ जाएंगी सारी, पूर्णांक ये 0 -1 2 ये भी आ जाएंगी, परिमेय संख्या भी आ जाएंगी। इसके अलावा परिमेय के अलावा एक और भी होती है अपरिमेय ना, वो जिसने p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो भी इसमें आ जाती हैं। तो इसमें वास्तविक के अंदर लगभग बच्चों सारी संख्याएं आती हैं। मतलब जो दशमलव वाली हैं वो भी आएंगी, जो बटे वाली है वो भी आएंगी, जो पूर्णांक वाली संख्या हैं वो भी आएंगी। तो सारी की सारी संख्याएं इसमें लगभग वास्तविक में आती है। तो सामान्य रूप में जो हम संख्याएं, कोई भी संख्याएं हम यूज़ करते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती ही हैं। मतलब ठीक है, मतलब आया समझ में? चाहे वो प्राकृत हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, ये सब वास्तविक ही संख्याएं हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर ही ये सब संख्याएं आती हैं। तो बच्चों फिलहाल ये n z q r ये हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा, इसमें यही तीनों ये 4 है ना, इनमें से एक, तो अब इसमें हम धन वाले लेना है। तो ध्यान से देखो,
प्राकृत संख्याएं तो ऑलरेडी धन में ही होती है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 ये धन में ही है ना, ऐसा तो नहीं है इसमें कोई ऋण में है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये संख्याएं ऋण में भी होती हैं, धन में भी होती हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं भी बच्चों ऋण में भी हो सकती है, -3/4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऋण में भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएँ तो तुम्हें पता ही है, सारी संख्याएँ वास्तविक होती हैं, तो ये तो पक्का ऋण में हो ही सकती हैं। तो अगर इन्हीं संख्याओं में हम पूर्णांक में, परिमेय और वास्तविक में हम केवल धन संख्याओं को लें, ठीक है ना, तो अगर हम धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय और धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लें, तो भी हम क्या करते हैं, इनको लिखते तो ऐसे ही हैं, यही कैपिटल लेटर्स जो हमने यूज़ किए हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। बस इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। मतलब प्लस का मतलब हो गया धन वाले। जेड तो है, जेड का मतलब पूर्णांक था ना, पूर्णांक तो है लेकिन कौन से, प्लस वाले, धन पूर्णांक। क्यू का मतलब हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या, लेकिन कौन से परिमेय संख्या, प्लस वाली परिमेय संख्या। ऐसी आर हमने पढ़ा था रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं, प्लस का मतलब है हमें धन वाली वास्तविक संख्याएं अगर लेनी है तो उनको हम इससे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये है। नेक्स्ट बच्चों थोड़ा सा हम समुच्चय के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि जो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, जो समुच्चय है, ठीक है ना, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। इसको जो नॉर्मली हम नाम देते हैं, मतलब तुमने कभी समुच्चय को नाम देना तो कुछ ऐसे नाम देना, कैपिटल A B X, ठीक है ना, U, ऐसे करके तुम नाम इसको दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से L, ये सब नाम तुम देख सकते हो। कैसे वाले, जो अंग्रेजी के बड़े A से लेके Z तक कुछ भी तुम नाम इसको दे सकते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसे स्मॉल से नहीं देते हैं, ठीक है ना। और जो अवयव होते हैं, इसके बताया था ना, जो समुच्चय के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो उसकी वस्तुएं होती हैं, उनको अवयव भी कहते हैं ना। तो अवयव को हम सामान्यतः क्या नाम देते हैं, अगर अवयवों को हमें नाम देना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं ये नहीं बोल रहा कि जो इसका अवयव है वो कैपिटल में कभी हो ही नहीं सकते। कभी क्वेश्चन ही ऐसा दे रखा हो कि उसकी जो चीज़ें हैं वो कैपिटल में हो, तो ऐसे नहीं कि तुम्हें उसको स्मॉल में लिख देना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम उसको प्रदर्शित करते हैं, कभी खुद से नाम देते हैं, तो तब हम स्मॉल से कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना तुम कि इसका अवयव कभी कैपिटल हो ही नहीं सकते, केवल निरूपित करने वाली बात है, ठीक है। तो अवयवों को किससे निरूपित किया जाता है, अवयवों को छोटे अक्षरों से, ठीक है ना। अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तब है बच्चों कि अगर उसमें नाम उन्होंने नहीं दिया, तुम खुद से नाम दे रहे हो, तो तुम ABCD ये छोटे वाले तुम दोगे, ठीक है ना, XYZ इस टाइप से नाम दोगे, ठीक है। आगे समझ में। समुच्चय को तो नाम देंगे बड़े अक्षरों से, और जो उसके अवयव हैं उनको अगर हमने निरूपित करना है तो स्मॉल से करेंगे, ठीक है। हालांकि जो अवयव होते हैं वो होने के लिए बड़े भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जो पहले से ही अगर उसके अंदर अवयव भी बड़े हों, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका मुझे संग्रह लेना, तो अब मुझे क्या करना है, कैपिटल लेटर, मैं खुद से ही बोल रहा हूँ कि कैपिटल लेटर्स का संग्रह लेना, तो मुझे यही तो लिखना पड़ेगा, ABCDE सब कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों एक ख़ास बात है, अब तुम ध्यान दोगे ज़रा, कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। कोई अवयव किसी समुच्चय में है तो उसको कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है। मान लो एक अवयव है, ठीक है ना, A, ठीक है ना, और वो है किसी समुच्चय A में, तो उसको ऐसे लिखा जाता है बच्चों। सबसे पहले तो देखो ये A क्या होता है, यहाँ पे ये है A है अवयव, और ये जो कैपिटल A है ये क्या है, समुच्चय, ठीक है। ये एक साइन होता है, एप्सिलॉन का साइन होता है ये, ठीक है ना। मतलब ये चिन्ह जो है इसका नाम असली में एप्सिलॉन है, लेकिन हम यहाँ पे एप्सिलॉन वर्ड का यूज़ हम करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। एप्सिलॉन नहीं पढ़ते हैं, ये मैंने केवल एक बताया कि ये चिन्ह जो गणितीय चिन्ह होता है ये एप्सिलॉन होता है, ठीक है। इसका नाम एप्सिलॉन होता है, तो अभी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है।
ये तुम फिजिक्स वगैरह में भी शायद तुमने कई जगह पे पढ़ा होगा इसे। फिलहाल यहाँ पे इससे मतलब ये कि इस एप्सिलॉन को जब हम लिखते हैं उसके बाईं ओर जो होता है वो होता है अवयव होगा, और दाईं ओर क्या होगा, समुच्चय। तो बाईं ओर अगर अवयव हो, दाईं ओर समुच्चय हो, तो हम ये बोलेंगे कि जो ए है ये समुच्चय ए में है। ठीक है, मतलब ये जो ए है समुच्चय ए का अवयव है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका, ए, ठीक है ना, ये स्मॉल ए क्या है, समुच्चय समुच्चय ए में है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए जो है समुच्चय ए में है, इसका ये मतलब होता है। आया समझ में, जो लेफ़्ट की साइड जो अवयव है, ठीक है ना, और राइट की साइड जो समुच्चय, तो ये वाला अवयव इस समुच्चय के अंदर है, इसका ये मतलब हमेशा होता है। इसको मैं अब दरअसल क्या है, मैं इसको ज़्यादातर मैं पढ़ूंगा, जो पढ़ूंगा मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा। ठीक है ना, तो क्या पढ़ूंगा मैं इंग्लिश में इसको, मैं इंग्लिश में से ये पढ़ने जा रहा हूँ कि बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो मैं हमेशा इसको जो पढ़ूंगा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये इसको बिलोंग करता, मतलब ये इसका सदस्य है या इसका अवयव है। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज जो हम ज़्यादातर हम ए समुच्चय ए में है इस तरीके से ना बोल के ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू डी, डी बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आया बच्चों समझ में, कोई अगर अवयव किसी समुच्चय में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और कोई अगर उस समुच्चय में, अच्छा हाँ, दूसरी चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर बाई चांस कोई किसी समुच्चय में नहीं है तब, ठीक है ना, अगर हमें ये बताना कि वो समुच्चय में नहीं है तो हम क्या लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये तो हो गया कि समुच्चय में है। तो उस केस में बच्चों हम जैसे मान लो ए है और ए इस समुच्चय में नहीं है मान लो, वो हम लिखना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, जो समुच्चय में जब है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो जब समुच्चय में नहीं होगा ना तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे करके तिरछे में काट देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया कि अब ए इसमें नहीं है, तो अब हम लिखते हैं कि ए समुच्चय ए में नहीं है। ठीक है, और इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कैपिटल ए, ठीक है ना, ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है बच्चों, तो ए इसमें इसको बिलोंग नहीं करता, मतलब ए समुच्चय ए में नहीं है। तो इससे तुम्हें ये समझ में आया कि अगर होगा तो ऐसे लिखते हैं, नहीं होगा तो ऐसे लिखते। इसके बाद बच्चों इसके ये रूप हम आगे पढ़ेंगे, 2 रूप इसके जो होते हैं, लेकिन हम वो अब फिलहाल अभी फर्स्ट डे के लिए इंट्रोडक्शन के लिए अभी इतना काफ़ी है। तो अभी तुम इसमें मुझे बताओगे कि किस तरीके से तुम पढ़ पा रहे हो, वीडियो तुम देख पा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रही है वीडियो और अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसका टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें साथ साथ में तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क भी देना चाहूँगा। ठीक है, तो इसका होमवर्क बच्चों ये है तुम्हारा कि जो इसकी एक्सरसाइज है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज पहली है जो 1.1, ठीक है, इसका तुम्हें क्वेश्चन नंबर एक तो फर्स्ट करना। फर्स्ट में है क्या, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट में ये दिया है कि बताओ कि निम्नलिखित जो लिखे हैं नीचे ये समुच्चय हैं या नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग संग्रह उन्होंने दे रखे हैं। तो जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन, जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि वो समुच्चय होगा या नहीं। तो मैं वो ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ 2-3 उदाहरण देख के कि समुच्चय कब होता है कब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आएगा। नहीं आएगा तो तुम जो भी कोई दिक्कत होती है वो तुम मुझे ग्रुप में लिख के भेजोगे कि सर हमें ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर तुमको दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके साथ ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी बच्चों तुमने करना। उसमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा एक मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंग्लिश की बुक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास तो हिंदी की बुक होगी ना। ठीक है, तो मैथ्स में इतना ज़्यादा हिंदी इंग्लिश होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों जो है इसमें एक तुम्हें क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, और तुम्हें क्या करना है, ये लिखे हैं कुछ यहाँ पे 5 है, फिर ए लिखा है, मतलब इधर की साइड अवयव लिखा है, इधर की साइड समुच्चय लिखा है, ऐसे करके। तो ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, बस नंबर 2 के अंदर। तो तुम्हें ये बोला गया है कि या तो ये एप्सिलॉन, ये मतलब ये वाला चिन्ह भरो या ये नॉट वाला चिन्ह भरो। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब कोई अवयव इसमें होगा, ठीक है ना, ए में, तो तब तुम्हें ये वाला चिन्ह लगाना है, और जब नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला। तो तुम देख लेना, जैसे मान लो 5 है तो 5 ए में है, 5 है ना ए में, तो तुम
5 बिलोंग्स टू ए, तो तुम ये वाला चिन्ह लगाओगे। जो तुम्हें लगता है कि जैसे 8 है इसमें नहीं है, तो तुम ये दूसरा वाला चिन्ह लगाओ। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को तुम्हें 2 को भी करना है। तो बाकी हम जो इसकी फॉर्म्स वगैरह हैं वो आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए आगे के क्वेश्चन तुम अभी नहीं कर पाओगे। तो अभी जो होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये तुमने करना है। और अभी तुमको अगर वीडियो ढंग से आने लगेंगी समझ में, तो इसके बाद हम अच्छे से और इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों।